तो शुरू किया जाए। ठीक, कल हमने जब लास्ट आर्टिकल पढ़ा रहे थे तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो नियम हम पढ़ा रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज से यहीं से शुरू करते हैं। और कल मैं बता रहा था आपको कि फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है, और इसको लेंज का नियम भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। लेंज का नियम। अब होता क्या है कि लेंज का नियम सिंपली एक, मैंने कल भी बताया था, एक विरोधाभासी नियम है। और लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है, इस प्रकार होती है कि वो हमेशा उसी कारक का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है। इस प्रकार होती है कि उसी कारक का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है, जिससे, ऐसा देखने सुनने में मिलता है कि उसी कारक का विरोध कर रहा है जिससे कि खुद उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि हमेशा उस कारक का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है, और इसी को फैराडे का द्वितीय नियम या लेंज के नियम से आप जानते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या, ध्यान दो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित, ठीक है ना, इंड्यूस्ड। अब जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इंड्यूस्ड करंट का मतलब है प्रेरित धारा। अब बात यह है कि ये किसका विरोध करती है। अभी तो मैंने कहा कि उसी कारक का विरोध करती है जिससे कि उत्पन्न होती है, लेकिन वो कारक कौन सा है। तो आपको ये समझना है कि इंड्यूस करंट हो या इंड्यूस ईएमएफ हो, वो उत्पन्न होता है, इनका उत्पन्न, ये उत्पन्न होते हैं किससे, चुंबक की गति से, चुंबक की गति या फिर किसकी गति, चुंबक, या आप ऐसा कह सकते हैं कुंडली या चुंबक की सापेक्ष गति से, ठीक है। चुंबक की गति और कुंडली की गति, सिंपली आप लिख सकते हैं चुंबक की गति और कुंडली की गति से उत्पन्न होता है। तो ये किसका विरोध करता है, वो कारक है जिसका ये विरोध करता है वो कारक है इन दोनों की गति, कुंडली और, तो इसका विरोध करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या प्रेरित धारा हो, किसका विरोध करती है, वो चुंबक की गति या कुंडली की गति का विरोध करती है, या उन दोनों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है। आप ऐसे कह दो, ज्यादा बेहतर ही है, ठीक। अब समझना क्या है कि जो इस नियम की पुष्टि है, भाई मेन चीज तो यह है कि आप इसको समझाओगे कैसे। एक विरोध करता है, आपने बोल दिया एक लाइन में कि उसी कारक का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है। वो कारक कौन सा है, वो कारक भी आप पहचान चुके हैं, वो कारक ये है, वो फैक्टर ये है। अब ये है कि इस नियम की पुष्टि कैसे होगी, तो लेंज के नियम की पुष्टि, लेंज के नियम की पुष्टि या सत्यापन, बैठ जाओ, जहां पे कल छोड़ा था वहीं से शुरू किया हुआ है, ठीक है। अब लेंज का नियम तो मैंने कल आपको बता चुका था। अब लेंज का नियम का सत्यापन कैसे होगा, इसकी पुष्टि कैसी होगी, इसके लिए हमें, इसकी पुष्टि होती है फैराडे के प्रयोगों से। फैराडे के प्रयोग ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि लेंज का नियम सत्य है। लेंज के नियम की जो पुष्टि होगी, जो सत्यापन होगा, वो कहां से होगा, फैराडे के प्रयोगों से। अब फैराडे के प्रयोग में पहला प्रयोग मैं आपको यहाँ पे कल बता रहा था, ये चित्र कल का ही बना हुआ है इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, कि जब हम किसी चुंबक को, चुंबक के एन सिरे को हम क्या करते हैं, कुंडली की ओर चलाते हैं, ठीक है ना, ये कुंडली है। तो चुंबक में जो धारा है वो इस प्रकार से बहती है कि सामने वाला जो सिरा है कुंडली का, वो एन सिरा ही बनता है। वो क्या बनता है, ये वाला सिरा
एन सिरा बनता है, और एन का मतलब है कि उसमें जो धारा है वो वामावर्त दिशा में बहेगी। धारा की दिशा क्या होगी? एन सिरा धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। अब क्या हुआ, आपने चुंबक के एन सिरे को कुंडली की ओर चलाया, सामने वाला सिरा क्या बन गया? एन सिरा बन गया। तो ये जो सामने इनके बीच कैसा बल लगेगा? क्यों लगेगा प्रतिकर्षण बल? क्योंकि चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा भाई। तो जब हम इसको इस सिरे की ओर लाएंगे, कुंडली तो सपोज के लिए स्थिर है, या चुंबक कोई भी एक स्थिर है, हमने इसमें कुंडली स्थिर मानी हुई है। जब हम इसको इधर को लाएंगे तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक क्या करना पड़ेगा? एक यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा भाई। एक क्या करना पड़ेगा? यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। और जो ये यांत्रिक कार्य है वो जो है किसके रूप में? वो कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? या आप कह सकते हैं ऊष्मा के रूप में प्रकट होगा। ऊष्मा के रूप में प्रकट, तो ये ऊष्मा के रूप में दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है ना। तो इस समय जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई भाई, ये प्रेरित धारा है आई, ठीक है ना। या इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं? चुंबक की गति के कारण। और किसका अपोज कर रहे हैं? चुंबक की गति का ही अपोज कर रहे हैं, उसमें प्रतिकर्षण बल लगा रहे। तो यहां से लेंज के नियम की पुष्टि होती है इस प्रयोग से। दूसरा प्रयोग देखो, अगर सपोज के लिए ये एन सिरा ही है, अभी हम एन ही सिरा ले रहे हैं, एस सिरे पे मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये सामने कुंडली है, ये कुंडली है, इसमें एक धारा मापी लगा हुआ है। अब हमने क्या किया कि इस एन सिरे को बाहर की ओर चलाया भाई। इस एन सिरे को क्या किया? तो कुंडली में जो विक्षेप था उसकी दिशा तुरंत बदल जाएगी, और विक्षेप फैराडे के प्रयोग में बताया कि विक्षेप उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि धारा की दिशा उल्टी हो गई भाई, और ये जो एन सिरा बनना था वो अब बन गया क्या? एस सिरा। धारा बहने लग गई किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज बह रही थी, वामावर्त, अब दक्षिणावर्त बहेगी। तो इसका मतलब क्या है? जब हमने इसको बाहर की ओर धकेला, कुंडली को लेके हम बाहर की ओर चले, तो सॉरी चुंबक को लेके, तो अब इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। फिर से वापस ये कुंडली के दूर जाने का क्या कर रही है? विरोध कर रही है, क्योंकि हमें इसको आकर्षित कर रही है ताकि कुंडली दूर न जा सके। तो कुंडली के दूर जाने का विरोध कर रही है, कुंडली के दूर जाने का विरोध कर रही है कि नहीं कर रही? प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल फिर से कुंडली के दूर जाने का विरोध कर रहा है, जिस प्रकार से चुंबक के दूर जाने का विरोध कर रहा है, जिस प्रकार से चुंबक के नजदीक आने का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। फिर से इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। देखो, अब हम कुंडली को इस आकर्षण बल के विरुद्ध दूर ले जा रहे हैं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? उस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दो, नजदीक ले जाते समय प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसके विरुद्ध भी कार्य करो। दूर ले जाते समय आकर्षण बल लग रहा है, उसके विरुद्ध भी क्या करो? कार्य करो। फिर से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तीसरा प्रयोग, ये दूसरा प्रयोग था। तीसरे प्रयोग में क्या है कि हम अब एस सिरे को ला रहे हैं भाई। ये कुंडली का क्या है? ये चुंबक का एस सिरा है, और ये कुंडली है, ये कुंडली है। इसमें अब हम एस सिरे को नजदीक ला रहे हैं, एस सिरे को कुंडली की ओर चला रहे हैं। तो क्या होगा? ये इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि सामने वाला सिरा फिर एस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एस, यानी कि धारा की दिशा बिल्कुल वही जो एन सिरे को दूर ले जाते समय था, वो एस सिरे को पास लाते समय धारा की दिशा बनेगी, प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है। और जिसने, अगर तुमने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे जिसने, ठीक है ना, और फैराडे के प्रयोग नहीं देखे, तो ये फैराडे के प्रयोग है चारों के चारों जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो एस सिरा हम नजदीक ले जा रहे हैं, तो फिर से विक्षेप इधर को आएगा, और धारा की दिशा क्या होगी? फिर से वही
धारा क्लॉकवाइज बहेगी, सामने का सिरा क्या बन गया, एस बन गया, ये वाला सिरा भी क्या है, एस है। आपको दोनों को नजदीक लाना है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण का बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वही यांत्रिक कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा। और एक चीज और, जो लेंज का नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी के लिए भी जरूरी है, लेंज का नियम, ठीक है ना। वरना क्या होगा, अगर हमें ये कार्य नहीं करना पड़ता, सोचो अगर हमें ये कार्य नहीं करना पड़ता तो क्या होता, हम इसको आसानी से चलाते तो हम अनंत धारा प्राप्त कर सकते थे, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम सत्य है, इसके लिए भी ये जरूरी है कि लेंज का नियम क्या हो, सत्य हो, ठीक है। चौथा और लास्ट, चौथे प्रयोग में क्या करता है कि हम एस सिरे को, कुंडली के एस सिरे को दूर ले जाते हैं भाई, सॉरी कुंडली नहीं, चुंबक के एस सिरे को हम कुंडली से क्या ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। अब क्या होगा, सामने वाला सिरा क्या बनेगा, धारा की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी, विक्षेप फिर से पलट जाएगा, धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि अब सामने का सिरा जब ये दूर जा रहा है तो सामने का सिरा इसको आकर्षित करने का प्रयत्न करेगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल, यानी कि धारा की दिशा फिर से वापस एंटी क्लॉकवाइज। एन और एस अक्षर बहुत मदद करते हैं यहाँ पे, एस सिरा और धारा की दिशा दिखाने में। तो ये धारा की दिशा हो गई कुंडली में, और ये एन सिरा बन गया। फिर से इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एन और एस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, और हम ले जा रहे हैं उसको दूर, तो क्या होगा, फिर से यांत्रिक कार्य होगा इस आकर्षण बल के विरुद्ध। तो ध्यान रहे, इससे पुष्टि होती है कि लेंज का नियम उस कारक का विरोध करता हमेशा जिस कारक से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए भी ये नियम जरूरी क्यों है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बात समझ में आ गई, कुछ पूछना है? तो ये लेंज का नियम है भाई, ठीक है ना। फैराडे का द्वितीय नियम बोलते हैं इसको, या आप सिंपली इसको लेंज का नियम बोल सकते हैं। मिटा दूं मैं इसको। अब हमारे पास है नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है प्रेरित धारा की दिशा। हाँ, ये भी बता देते, ये भी शुरू छोटी सी आर्टिकल है, प्रेरित धारा की दिशा। अब जब प्रेरित धारा आ गई, प्रेरित धारा की दिशा, और प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए जो हमारे पास नियम है वो है भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और दाएं बाएं हाथ के नियम आपने बहुत पढ़ लिए, ठीक है ना। और उसमें हमेशा 3 उंगलियां फैलानी पड़ती है, जो कि परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी हम एक अंगूठा, ठीक है, एक तर्जनी और एक मध्यमा। अब हाथ जैसा बनेगा, ये अंगूठा है, ये क्या है, ये है तर्जनी, और ये है मध्यमा। मध्यमा का मतलब है बीच वाली उंगली। अगर हम इन तीनों उंगलियों को फैला कर रखें, इन तीनों उंगलियों को क्या कर दें, 90 डिग्री पर फैला के रखें। और अगर जो मध्यमा है भाई, मध्यमा का मतलब है सॉरी, जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा में हो, चालक की गति की दिशा में हो, तो जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा होगी। मध्यमा की जो मिडिल फिंगर है तो किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, प्रेरित धारा की दिशा।
सिंपल सच नियम क्या है, यदि हम दाएं हाथ की ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, ये इन तो ऐसे कर देंगे, देखो ठीक है ना, ये चालक की गति की दिशा में, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये वाली प्रेरित धारा, तो ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का छोटा सा नियम है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आ गई बात समझ में? ठीक है, कुछ पूछना है? छोटा सा नियम है, याद कर लो। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो होता है भाई धारा और एक होती है वैद्युत आवेश। एक क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आवेश न हो, आवेशों का प्रवाह न हो, आवेश हो लेकिन वो क्या ना हो, प्रवाहित ना हो रहे हो, यानी कि गति की स्थिति में ना हो, तो वैद्युत धारा का उत्पन्न होना नामुमकिन है। और दूसरी चीज आप जानते हैं, अगर धारा होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, आवेश होगा, और आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगी, धारा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने फैराडे का पहला नियम पढ़ा था, तो फैराडे का प्रथम नियम क्या था? फैराडे का क्या था? अगर किसी कुंडली में n फेरे हों, किसी कुंडली में n फेरे हों, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक E बराबर क्या होता था, -n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, ये होता था, ये होता है। अब हम यहां से ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अब हम यहाँ से प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का गणना करनी है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके पास है वो है प्रेरित धारा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट, तथा प्रेरित, जब अभी मैंने आपको बताया कि अगर धारा है तो आवेश जरूर होगा भाई, प्रेरित आवेश बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। धारा होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। अब जब धारा कितनी होगी, अभी हमें सिर्फ फैराडे का नियम ये बताता है कि इसमें विद्युत वाहक बल इतना होगा भाई, कितना होगा, E बराबर -n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। यहाँ पे चिन्ह जो है वो विरोधाभासी होने को दिखाता है भाई, ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारक का विरोध कर रहा है जिससे कि क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो विरोधाभासी कारक को कौन दिखा रहा है, माइनस चिन्ह से दिखाते हैं। तो अब क्या होगा, हमें निकालना है कि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होगा तो प्रेरित धारा कितनी होगी परिपथ में, और प्रेरित धारा होगी तो उसके द्वारा जो आवेश प्रवाहित होता है, उस धारा को प्राप्त करने के लिए जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो एक्चुअल में कितना होगा, इसकी गणना हम करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें ये उठाना है फैराडे के पहले नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, E बराबर -n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, ये लिखना है दोबारा से। और जहां इस समीकरण में n क्या है, n क्या है भाई, फेरों की संख्या है, किसमें, कुंडली में फेरों की संख्या है, ठीक है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है -n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। अब यदि कुंडली का परिपथ, यदि कुंडली बंद परिपथ के रूप में हो, यदि इसमें प्रेरित धारा बहने के लिए ये आवश्यक शर्त है भाई कि कुंडली बंद परिपथ के रूप में हो। अगर कुंडली जो है कहीं से टूटी हुई है, ठीक है ना, तो क्या नहीं होगा, धारा नहीं बहेगी उसमें, क्योंकि उसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, और प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो धारा का मान शून्य हो जाएगा, धारा नहीं बहेगी। भले उस दिशा में भी जब धारा नहीं बह रही है उस दिशा में भी क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। तो यदि कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो प्रेरित धारा या कुंडली में धारा आप कह सकते हैं,
प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा, देखो धारा बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा किसके समतुल्य होता है, ओम के नियम में जो विभवांतर होता है उसके समतुल्य होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। सेलों में विद्युत वाहक बल होगा वो समझ लो ओम के नियम में क्या है, विभवांतर है, ठीक है, उसके समतुल्य है। तो I बराबर क्या होता है, ओम का नियम बोलता है V बराबर आई आर, V बराबर, अब V की जगह E रखना है आपको, V की जगह क्या रखना है, तो E बराबर हो जाएगा आई आर, I बराबर हो जाएगा E बटे आर, I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बटे आर नहीं, I बराबर E बटे आर, E बटे आर कहाँ से निकालना है थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। E का मान समीकरण 1 से रखो, यहां से रखो, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा भाई, E का मान कितना है -n, अब माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि धारा क्या होती है अपने आप में अदिश राशि है, वैद्युत धारा अपने आप में अदिश राशि है, इसलिए ऋण चिन्ह लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है सिर्फ। और जो वैद्युत धारा की जब हम दिशा की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि धनावेशित धन आयन या धन आवेशित कण किधर को गति कर रहा है, वैसे वैद्युत धारा अपने आप में क्या है, अदिश राशि, ध्यान रहे। तो I बराबर E बटे आर, E का मान तो ये है बटे आर, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E बटे आर, तो N बटे आर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, इसको बना देता हूं समीकरण नंबर 6। ये प्रेरित धारा है भाई, ये क्या है, प्रेरित धारा। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पे, प्रेरित धारा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि प्रेरित धारा का जो मान है वो निर्भर करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भले, लेकिन फिर भी वो निर्भर करता है किस पे, R पे। वैद्युत वाहक बल EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E प्रतिरोध, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है, कुंडली का प्रतिरोध कितना भी हो विद्युत वाहक बल उतना ही होगा, ठीक है ना। और वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने जो चुंबक और कुंडली के बीच जो सापेक्ष गति है वो कितनी तेजी से कराई है या कितनी स्लो करवाई, या चुंबक कितना उच्च पावर कर लिया है या फिर कम पावर कर लिया है, कुंडली में घेरे कितने हैं इस पर निर्भर करेगा, लेकिन कुंडली का प्रतिरोध कितना है इस पर विद्युत वाहक बल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि प्रेरित विद्युत धारा को फर्क पड़ेगा भाई, कुंडली का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा प्रेरित धारा उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना। अगर प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा तो ये धारा का मान I हाफ हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा तो धारा का मान 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर नोट कर लेना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर नहीं करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, और प्रेरित धारा कुंडली के प्रतिरोध पर ही निर्भर करती है। इसीलिए अगर कुंडली उल्टी होगी तो बिल्कुल विद्युत वाहक बल होगा लेकिन धारा नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब आप जानते हैं चूंकि इसलिए प्रेरित, यदि अब प्रेरित धारा के लिए आवेश तो चाहिए तो उसको हम प्रेरित आवेश बोलेंगे, ठीक है ना। तो यदि प्रेरित आवेश स्मॉल q हुआ है, कुंडली में जो प्रेरित आवेश कितना हो, ये जो प्रेरित आवेश है किसमें प्रेरित हो रहा है, कुंडली में हो रहा है, तो आप इसको लिखोगे कुंडली में प्रेरित आवेश। तो कुंडली में प्रेरित आवेश q हो तो आप जानते हैं q बराबर तो डेल्टा टी समय अंतराल में, अभी हमने प्रेरित धारा डेल्टा टी समय अंतराल में प्रेरित धारा I है, तो I बराबर क्या होता है भाई, Q अपॉन T, T की जगह पे क्या आएगा डेल्टा T, तो यहां से Q बराबर हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू I इंटू डेल्टा T, समीकरण नंबर 3, 2 ऊपर हुए थे I इंटू
आप इसको I इंटू डेल्टा टी कर सकते हो, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से I का मान यहाँ पे रख दो, समीकरण यहाँ पे रखो, तो समीकरण सेकंड से I का मान कहाँ पे रखो, थर्ड में रखो, तो Q बराबर हो जाएगा, I का मान कितना था भाई, N अपॉन R इंटू डेल्टा फाइव बट्टे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा टी कट गया भाई, ये गया काम से, तो Q बराबर हो गया, Q इज फाइनली N अपॉन R इंटू डेल्टा फाइव। ध्यान रहे जो प्रतिरोध है वो Q पर भी प्रभाव डालेगा, ठीक है ना, और धारा पे भी प्रभाव डालेगा, आवेश पे भी प्रभाव डालेगा, लेकिन सिर्फ किस पे प्रभाव नहीं डालेगा, है? विद्युत वाहक बल पे प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो अब ये समय से भी क्या है भाई, एक चीज और इसमें आया कि धारा जो है समय पे निर्भर कर रही है, धारा का मान समयांतराल पे, लेकिन ये समयांतराल से भी मुक्त है। समयांतराल से भी मुक्त होने का मतलब है कि धारा कितनी भी देर बहेगी, प्रेरित आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेरित धारा पे पड़ेगा, ध्यान रहे, लेकिन प्रेरित आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये समय से भी मुक्त राशि है, तो आप कह सकते हैं प्रेरित आवेश, यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, प्रेरित आवेश इक्वल टू कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या गुणा गया, ये क्या है, डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में डिवाइडेड बाय कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रेरित आवेश इसके बराबर होता है। प्रेरित आवेश बराबर हो जाएगा कुंडली में फेरों की संख्या गुणा गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डिवाइडेड बाय कुंडली का प्रतिरोध। और आप जानते हैं कि अगर n एक क्या है, नंबर है, तो ये तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। डेल्टा फाई क्या है भाई, चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। अगर डेल्टा फाई वेबर में हो और r क्या है, प्रतिरोध है, तो ये r ओम में हो, डेल्टा फाई वेबर में हो और r ओम में हो, तो जो Q का मान है, Q का जो मात्रक है वो हमेशा कूलाम में निकलेगा। आप चाहो तो उसको तोड़ मरोड़ के देख लो कि Q का मान हमेशा किस में निकलेगा, कूलाम में ही निकलेगा, क्योंकि क्योंकि ये भी एम के एस पद्धति में इसका मात्रक वेबर है, एम के एस पद्धति में R का मात्रक क्या है, ओम है। आप इन दोनों मात्रकों को छोटे मात्रकों में तोड़ोगे तो आपको मिलेगा कि Q का मात्रक आपको क्या मिला, Q का मात्रक क्या मिला, कूलाम मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो लेंज का नियम हो गया, ठीक है, और क्या हुआ, लेंज के नियम का सत्यापन हो गया, साथ में प्रेरित धारा कितनी होगी परिपथ में, और साथ में परिपथ में प्रेरित आवेश कितना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज के लिए बहुत है, ठीक है, बाकी कल।